नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासों की। देखेंगे कनाडा ने वीजा नियमों में किए बदलाव, तो भारतीयों को क्या होंगे नुकसान। एक नजर डालेंगे प्रयागराज में महाकुंभ की और भी जानेंगे क्यों धड़ाधड़ आप विधायकों को विधानसभा से निकाला गया बाहर। बात करेंगे लैंड फॉर जॉब घोटाले की और आखिर में देखेंगे कि कौन होगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में अगले 2 दिन हीटवेव की चेतावनी, तापमान 38 डिग्री तक जाएगा। लोगों को सतर्क रहने की दी जा रही सलाह, तो वहीं हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को कोर्ट का समन। 11 मार्च को लालू यादव, बेटा तेज प्रताप और बेटी हेमा को पेशी पर बुलाया। दिल्ली के सिख दंगे मामले में कोर्ट का फैसला आया सामने। सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। 1984 के दंगों से जुड़े हैं मामले। छत्तीसगढ़ जेल में बंद कैदियों को गंगा जल से कराया गया स्नान। वहीं डिप्टी सीएम ने शुरू की अनोखी पहल। एमएलसी बने रहेंगे लालू के करीबी सुनील सिंह, तो वही नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आज से मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं क्लास के एग्जाम शुरू। 7 लाख से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा। पंजाब की राजनीतिक फिजाओं में इन दिनों आप कांग्रेस में खींचतान। प्रताप सिंह बाजपा ने दोहराया 32 आप विधायकों के संपर्क में होने का दावा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवर पर हमले के बाद अब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं बंद। केदारनाथ मंदिर की आय में भारी बढ़ोतरी। 4 सालों में 2.5 गुना बढ़ी आय। 2023-24 में बढ़कर 52 करोड़ 9 लाख रुपए हो गई आय। अहमदाबाद में मरणोपरांत अंगदान करने वाले ब्रेन डेड मरीज के लीवर, किडनी और आंखों का हुआ दान। 3 लोगों को मिली नई जिंदगी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में हुई सुरंग दुर्घटना के बाद टनल में फंसी 8 जिंदगियां और सिर्फ 40 मीटर की दूरी। मजदूरों को बचाने में अब जुट गए रेड माइनर्स। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के पटल पर दिल्ली शराब घोटाले से कैग की रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। शराब पॉलिसी को लेकर कैग की यह ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 से 2020-21 तक की 4 अवधि की है। विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैग की इस रिपोर्ट में साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई है। साथ ही इसमें 2021-22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई है। हालांकि इस शराब पॉलिसी को सितंबर 2022 में ले लिया गया था। कैग की इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब पॉलिसी लागू करते समय कई गंभीर तरह की अनियमितताएं बरती गई, जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति से लगभग 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2010 में दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया था कि शराब की तस्करी रोकने के लिए दिल्ली में बिकने वाली शराब की हर बोतल की बार कोडिंग की जाएगी। लेकिन ये भी तब हुआ था कि एक्साइज सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये काम करेगी।
वहीं कनाडा ने फरवरी 2025 से अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका प्रभाव हजारों छात्रों, श्रमिकों और प्रवासियों पर पड़ेगा, खासकर भारतीयों पर। जी हां, नए नियम कनाडा के सीमा अधिकारियों को छात्रों, श्रमिकों और अन्य अस्थायी निवासियों की वीजा स्थिति को बदलने की असीमित शक्तियां देना है। कनाडा के नए आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण नियमों के तहत कनाडाई सीमा अधिकारी अब वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा और अस्थायी निवास वीजा को अस्वीकार या रद्द करने की शक्ति रखते हैं। ये अधिकारी ये तय कर सकते हैं कि व्यक्ति कनाडा में अधिकृत प्रवास की समाप्ति के बाद देश छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। कनाडा भारतीय छात्रों और श्रमिकों का एक प्रमुख गंतव्य रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कनाडा में इस समय 4,02,000 से अधिक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये नए नियम उन भारतीय छात्रों, श्रमिकों और प्रवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं जो कनाडा में काम, पढ़ाई या स्थायी निवास की योजना बना रहे हैं। यदि किसी छात्र, श्रमिक या प्रवासी का वीजा रद्द हो जाता है तो उसे निश्चित समय सीमा के भीतर कनाडा छोड़ना होगा। यदि कोई व्यक्ति कनाडा में पहले से निवास कर रहा है और उसका परमिट रद्द किया जाता है तो उसे देश छोड़ने का नोटिस दिया जाएगा। कनाडा में वर्तमान में 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जो भारतीय छात्रों के लिए कनाडा को एक प्रमुख शैक्षिक गंतव्य बनाती है। पिछले साल 3,65,000 भारतीयों को विजिटर वीजा जारी किया गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय नागरिक कनाडा को शिक्षा और रोजगार के लिए एक प्रमुख विकल्प मानते हैं। कनाडा सरकार ने अपने सीमा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। उनका उद्देश्य अस्थायी निवासी वीजा और स्टडी परमिट के नियमों का कड़ाई से पालन करना है, ताकि वीजा शर्तों का दुरुपयोग ना हो सके। महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त लोग हैं। आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर जाम लगा है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। लोगों को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहीं मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। हालांकि लोगों को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। आज दोपहर 12 बजे तक ही 68,31,000 लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स तैनात किया गया है। सोमवार को महाकुंभ में बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस का जमावड़ा रहा। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ ने संगम में स्नान किया। वहीं बता दें कि आज संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 64 करोड़ की संख्या को पार कर जाने की संभावना है। तो वहीं महाकुंभ का समापन कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। पूरे महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। वहीं महाकुंभ में अरेल घाट पर सेल्फी पॉइंट के पास सोमवार शाम 2 नाव आपस में टकरा गई। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से एक नाव पलट गई। इसमें सवार 15 लोग नदी में गिर गए। घाट से कुछ दूरी पर जल पुलिस डीप वाटर बैरिकेडिंग सही कर रही थी। सूचना पर पहुंची जल पुलिस की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसा कल शाम करीब 5 बजे का है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। जैसे ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लग गए। आप विधायकों ने बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाने के लिए विरोध जताया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित 11 आप विधायकों को दिन भर के लिए सदन से निष्कासित करने का आदेश दिया। निष्कासित किए गए विधायकों में आतिशी के अलावा वीरेंद्र काध्यान, कुलदीप, गोपाल राय, जनरैल सिंह, संजीव झा, अनिल झा, विशेष रवि, सोम दत्त और वीर सिंह धिंगन शामिल है। दिल्ली विधानसभा से निकाले गए नेता आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने सीएम ऑफिस, कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की जगह
पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी है। क्या पीएम डॉक्टर BR अम्बेडकर से बड़े हैं? हम इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर उनकी जगह नहीं लगा दी जाती। वहीं उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सबका विकास, सबका सम्मान मेरी सरकार का मार्गदर्शक होगा। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती जरूरतों और अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी: भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छी शिक्षा का मॉडल, विश्व स्तरीय सड़कें, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ यमुना, स्वच्छ जल और अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण। उन्होंने कहा कि ये सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत रूप से अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कुछ और लोगों को समन जारी किया है, यानी उन्हें अदालत के सामने पेश होना होगा। इस मामले की जांच भारत की केंद्रीय एजेंसी CBI कर रही है। लालू प्रसाद यादव सहित 78 लोगों पर आरोप है। मामला लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा है। लंबे अरसे से अदालतों की कार्यवाही का हिस्सा ये मामला फिलहाल चार्जशीट के बाद चर्चा में है। दिल्ली की कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस मामले में लालू यादव परिवार के और भी कुछ सदस्य आरोपी हैं। यहीं पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो 78 आरोपी हैं, इनमें से 30 सरकारी कर्मचारी हैं। कोर्ट ने हेमा और तेज प्रताप यादव को भी इस केस में समन जारी किया है। अदालत ने कहा है कि समन के मुताबिक इन सभी लोगों को 11 मार्च को पेश होना होगा। लालू यादव के विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि ये कथित घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुआ पूरा मामला रेलवे के पश्चिम मध्य जोन, खासकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रुप D के कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि नौकरी के बदले में इन अभ्यर्थियों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों के नाम जमीनें की। CBI ने इस मामले को मई 2022 में दर्ज किया। उसके बाद इसमें लालू यादव, उनकी पत्नी, 2 लड़कियां और कई अज्ञात सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। आपको बताते चले, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की हलचल अपने अंतिम चरण में है। इधर मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने को है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा। इस दौर में दक्षिण भारत से 3 प्रमुख नेताओं के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पार्टी के लिए यह फैसला खास होगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। पार्टी नेतृत्व में ऐसे किसी नेता को अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है जो इस चुनौती को प्रभावी तरीके से संभाल सके। देखना है कि बीजेपी अपने इस फैसले से कैसे चौंका सकती है। साथ ही उन तीनों नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। सबसे पहला नाम G किशन रेड्डी का है। वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री रेड्डी तेलंगाना के प्रभावशील नेता माने जाते हैं। वह पहले तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन के कामकाज में उनकी सक्रियता रही है। रेड्डी का OBC समुदाय से आना और संगठन पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें इस दौर में एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। तेलंगाना में हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें रेड्डी की रणनीति भूमिका रही है। दूसरा बड़ा नाम बंडी संजय कुमार का है, जो इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। बंडी संजय तेलंगाना के करमनगर से सांसद हैं और राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष कई आक्रामक आंदोलन किए, जिससे बीजेपी को तेलंगाना में नई पहचान मिली। उनका जमीनी संगठन कौशल और कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता उन्हें इस रेस में आगे रखती है। तीसरे बड़े दावेदार प्रहलाद जोशी हैं, जो इस समय केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। कर्नाटक से आने वाले जोशी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी में सीनियर नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद अब पार्टी राज्य में दोबारा वापसी की रणनीति बना रही है। जोशी का अनुभव और सरकार के साथ उनकी अच्छी तालमेल उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। वही ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DB न्यूज़ के साथ।